सरकारी ट्रेनिंग में 1 माह के लिए ब्राइटन जाना पड़ा। ये साहिली शहर लंदन से ज़्यादा दूर नहीं। जिस होटल में क़याम था, वो छोटा-सा था, मगर समुंदर के बिल्कुल सामने था। क्लास होटल से 2 मील दूर एक बिल्डिंग में होती थी। सुबह 9 बजे बस ले लेती थी, शाम को होटल पर वापस उतार देती थी। पहले दिन क्लासरूम में गया तो मालूम हुआ कि पूरी दुनिया से तकरीबन 40 अफराद आए हुए थे, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थे। अंग्रेज़ प्रोफेसर ने पहले दिन बताया कि हमें रोज़ाना अपने बैठने के लिए नई टेबल पर जाना होगा। माजरा यूँ था कि ये कोई बाकायदा क्लासरूम नहीं था, एक बड़ा सा खूबसूरत कमरा था, जिसमें गोल मेज़ें लगी हुई थीं। इनके इर्द-गिर्द 6-7 कुर्सियों पर तमाम तलबा और तालिबात बैठ जाते थे। और एक दिन बाद आपको नई टेबल पर नए साथियों के साथ बिठाया जाता था। मकसद ये था कि मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए स्टूडेंट नुमा अफसरान एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। 3-4 दिन में सब लोग एक दूसरे के वाकिफ बन गए। हंसी मजाक शुरू हो गया। चंद दिनों बाद महसूस हुआ कि कोर्स में एक खातून अफसर है जो मुझसे कतन बात नहीं करती। अगर चाहे कि वक्फा में आमना सामना हो जाए तो नजरें बचाकर खामोशी से गुजर जाती है। उसके चेहरे पर मुझे देखते ही खफगी सी आ जाती थी। खातून वल्लरी लिबास ज़ेब-ए-तन करती थी। क्लास में उसका रवैया सबके साथ दोस्ताना था, सिवाय मेरे। खैर 10-15 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन क्लास शुरू हुई तो मेरी और उसकी नशिस्त साथ साथ आ गई। हमें 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मुख्तलिफ असातिज़ा पढ़ाते थे। 2 घंटे गुजर गए, हमारी बातचीत नहीं हुई। इसके बाद कोई 2 घंटे की वर्कशॉप थी। ये वर्कशॉप हमने इकट्ठी अटेंड करनी थी। वर्कशीट भी एक ही अलाट हुई थी। खातून से पहली बार बात की, पूछा कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? जवाब मिला कि अफ़गानिस्तान से। मेरे लिए ये जवाब भी हैरान कुन था, क्योंकि लिबास और हुलिया से वो यूरोप के किसी मुल्क की शहरी मालूम पड़ती थी। इस खातून से दरियाफ्त किया कि आप अफ़गान हुकूमत के किस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं? रूखा सा जवाब था कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। खैर गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू हुआ तो जहान हैरत खुल गया। तलखी से बताने लगी कि पेशावर में पैदा हुई थी। इसकी बुनियादी तालीम पेशावर के एक अच्छे स्कूल में मुकम्मल हुई। इसके बाद मज़ीद तालीम के लिए किसी और मुल्क गई और फिर अफ़गानिस्तान की सरकार में मुलाजमत कर ली। आप उर्दू समझ सकती हैं? जवाब था कि हाँ, मैं बल्कि बोल भी सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करूँगी, कतई उर्दू नहीं बोलूँगी। उसमें नफ़रत की भरपूर आमेज़श थी। खैर पूछा कि क्या वजह है? जवाब था, तुम लोग अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हो और हमारी बर्बादी और तबाही सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानियों की बदौलत हुई है। हमारा मुल्क हद दर्जा पुरअमन, लिबरल और मॉडर्न था। ख़वातीन आज़ादी से यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल करती थीं। मेरी वालदा साइकिल पर अपने दफ्तर जाती थीं। अफ़गानिस्तान एक बेहतरीन मुल्क था। फिर तुम्हारे इदारों ने हम पर तालिबान का अज़ाब बर्पा कर दिया। ये वो लोग थे जो अफ़गानिस्तान के मुआशरे के निचले तरीन तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ना उनके पास तालीम थी और ना ही हुनरमंद थे। हमारे मुल्क में तालिबान ने दहशतगर्दी का वो बाज़ार गर्म किया कि पूरा मुल्क राख का ढेर बन गया। हम तबाही और बर्बरियत की उस आग में झोंक दिए गए जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थी। हमारा कल्चर तो रवादारी और भाईचारे पर ही इस्तादा था। हर तरह की कौमियत के लोग बड़े आराम से इकट्ठे सदियों से रह रहे थे। शिया या सुन्नी का भी तनाज़ा नहीं था। फिर तालिबान हमारे मुल्क पर काबिज़ हो गए। हर तरफ मौत रक्स करने लगी। लड़की या औरत होना तकरीबन गुनाह के बराबर हो गया। ज़िंदगी तंग हुई तो मेरा ख़ानदान हिजरत करके पेशावर आ गया। वहाँ भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। हैरत से ये बातें सुन रहा था। उस खातून की बातों में ज़हर की आमेज़श थी। खातून अफ़सर हमारे मुल्क को अफ़गानिस्तान की बर्बादी का ज़िम्मेदार समझती थी। कोर्स के आखिरी दिन एक सादा सा डिनर था, जिसमें बरतानवी हुकाम और हमारे प्रोफेसर्स शामिल थे। उस दिन खातून अफ़सर ने मुझे कहा कि ये तालिबान तुमने बना तो दिए हैं, मगर इनकी अक्सरियत हमारे लोग हैं, यानी अफ़गान हैं। हम उनकी ज़हनी साख्त को तुम लोगों से बेहतर समझते हैं। अब ये मसला है, जहाँ चाहें जब चाहें बहुत तक़सीम कर सकते हैं। याद रखना, ये हमें बर्बाद करने के बाद रुकेंगे नहीं। ये किसी और शक्ल में तुम लोगों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। तुम सोचते रह जाओगे और ये तुम्हारे शहरियों और इदारों के सर पर नाचने लगेंगे। ये तुम लोगों को उसी अज़ाब में मुब्तला कर देंगे जिसमें आज हम रह रहे हैं। थोड़े बरसों की बात है, पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऐसी जंग में मुब्तला हो जाएगा जिसका आगाज़ तो है, मगर अंजाम का कोई सिरा नहीं मिलेगा।
کئی اندیکھی قوتیں اس جنگ میں شامل ہو جائیں گی، تم لوگ اس وقت کو پچھتاؤ گے۔ یہ 15 برس پہلے کی بات ہے جسے میں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا، مگر چند مہینوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی بھیانک وارداتوں نے مجھے یہ بھولی ہوئی باتیں یاد کرا دیں۔ ایسا لگا کہ اس افغان خاتون افسر کی ایک ایک بات سچ تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پاکستان کے وجود پر دہشت گرد خنجر سے چرکے نہیں لگاتے۔ کسی کو بھی فوجی اور سویلین شہیدوں کی اصل تعداد کا علم نہیں، بس محتاط اندازے ہیں۔ پولیس کے افسر نے مجھے بتایا کہ ساؤتھ پنجاب کے چند اضلاع کے حالات بھی دگرگوں ہیں۔ وہ تمام اضلاع جو بلوچستان سے متصل ہیں، ان میں بھاری اسلحہ کی آمد و رفت بڑی تسلی سے جاری ہے۔ تمام ذمہ دار افراد کو معلوم ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے اور کن ہاتھوں میں جا رہا ہے، مگر کسی مخصوص وجہ سے سب خاموش ہیں۔ دراصل ہم آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دہشت گردی کا لاوا ہمیں زندہ درگور کر سکتا ہے۔ ہاں، دہشت گردی کے واقعات تو اپنی جگہ ہمارے عسکری ادارے بھرپور طریقے سے ان سے نبرد آزما ہیں، مگر حد درجہ ادنا اور گھسے پٹے مذمتی بیانات ہمارے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ ہمارے ارباب اختیار بیان دیتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کے عزائم کو پنپنے نہیں دیا یا لوگوں کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ کیا پاکستانیوں کی 24-25 لاشیں کافی نہیں ہیں؟ کتنی مزید لاشوں سے آپ واقعے کو بڑا نقصان قرار دیں گے؟ یقین فرمائیے، ہر درجہ قلعہ نما محفوظ محلوں میں رہنے والے مقتدر لوگ جب یہ بیان داغتے ہیں تو اب مناسب نہیں لگتا، بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آگ ان کے محفوظ ٹھکانوں تک پہنچ گئی ہوتی تو انہیں معلوم پڑتا کہ شہداء کے خاندانوں پر اپنے لخت جگر کھونے سے کیا قیامت گزرتی ہے۔ ایک اور عرض بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو قدرے محفوظ شہروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے دہشت گردی اندوہناک واقعات بس ایک عام سی خبر ہے۔ وہ اسے سنتے یا پڑھتے ہیں اور پھر بغیر سوچے سمجھے اپنی معمول کی زندگی میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مگر صاحبان، یہ معاملہ حد درجہ سنگین ہے۔ تمام قوموں کو اپنے تمام اختلافات فراموش کر کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح تقسیم رہے تو ان وارداتوں سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا۔ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بزرگ جمر جو طالبان کے حامی تھے، وہ ان دہشت گردوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ لکھاری اور مذہبی طبقے کے لوگ جو طالبان کو قرون اولیٰ کے دور کے لوگ گردانتے تھے، ان کی زبان اب کیوں گنگ ہے؟ جناب، طالبان یا ٹی ٹی پی ایک ہی سکہ کے دو مختلف روپ ہیں۔ ہم نے حد درجہ کوتاہ اندیشی سے آزاد خیال افغان حکومت کو طالبان سے شکست دلوا دی۔ قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ آگ ہمیں بھی جلا سکتی ہے۔ اب اس خاتون افسر کی باتیں یاد کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔